हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में आज के इस लेक्चर में हम एक एडवांस्ड एनालिटिकल टेक्निक सीखेंगे जिससे हम रिटर्न ऑन इक्विटी को और बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। ये एक डायग्नोस्टिक टूल है जिससे आप एक कंपनी को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें हम रिटर्न ऑन इक्विटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि हम कंपनी के फंडामेंटल्स में डीप डाइव कर सकें। तो आज जो मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मेथड एक केमिकल कंपनी डुपॉन्ट कॉर्पोरेशन ने ईयर 1920 में दिया था, जहां से इस मेथड का नाम डुपॉन्ट एनालिसिस पड़ा। अब देखो, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी का कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जो लोग भूल गए हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार ब्रश अप कर देता हूँ। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए हम नेट प्रॉफिट को शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करते हैं। आपको ये फॉर्मूला स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने अपनी कैपिटल से साल भर में बिजनेस करने के बाद कितना रिटर्न जनरेट किया है। तो डुपॉन्ट कॉर्पोरेशन, जो कि एक केमिकल कंपनी है, उसने रिटर्न ऑन इक्विटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए कहा कि इस मेथड से हमें यह पता चलेगा कि कंपनी अपने कैपिटल को, अपने एसेट्स को और अपने लेवरेज को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। इसके साथ ही इस मेथड से हम 2 कंपनीज के रिटर्न ऑन इक्विटी को कंपेयर करके भी ये बता सकते हैं कि कौन अपने बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है। तो अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ी मैथ्स वाली बातें होने वाली है। तो मैंने आपको बताया है कि रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब अगर मैं इस फॉर्मूला में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो रेवेन्यू है वो एक दूसरे से कट जाएगा और रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। अब अगर हम इस सेम फॉर्मूला को नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी लिख दें तो भी बात एकदम सेम रहेगी। अब अगर इसी तरीके से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर और नीचे एसेट्स को भी मल्टीप्लाई कर दूं तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी ऊपर और नीचे के एसेट्स एक दूसरे से कट हो जाएंगे। और अगर इसी सेम फॉर्मूला को हम नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एसेट्स और मल्टीप्लाई बाय एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी लिख दे तो भी बात बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि इसमें रेवेन्यू ऊपर और नीचे कट हो जाएगा और एसेट्स भी ऊपर और नीचे कट हो जाएंगे और फिर से रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। यानी हम चाहें तो रिटर्न ऑन इक्विटी के फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इस वाले पार्ट को एक बार दोबारा देख सकते हैं, आपको इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ आ गया है कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, बट हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो टेंशन मत लो, फॉर्मूला से फॉर्मूला मिलने का कोई तो कारण होगा, क्योंकि बिना कारण तो कोई बात नहीं होती। तो वो कारण क्या है, अब हम ये समझते हैं। तो अभी आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें और अभी तक हमने जितने भी रेशियो एनालिसिस किए हैं, जितने भी फॉर्मूला सीखे हैं, उन्हें याद कीजिए कि आपको कुछ फैमिलियर सी चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर दिख रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिख रही हैं तो इसका मतलब आप पुरानी बातें भूलते जा रहे हो। आपको याद होगा कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है। सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला होता है, जो कि हमने आपको रेशियो एनालिसिस की क्लास के एकदम लास्ट में बताया था। इसके अलावा इसमें जो एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी है, ये फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो होता है और इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के कितने एसेट्स यानी जो उसकी प्रॉपर्टी है, मशीन्स हैं, उसे इक्विटी कैपिटल से खरीदा गया है और ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। यानी अगर हम इस ऊपर वाले फॉर्मूला को रीअरेंज कर दें तो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो क्लियरली इस फॉर्मूला से हमें ये पता चलता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। पहला है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन से मेजर किया जा रहा है। एक कंपनी का मार्जिन तब ज्यादा होगा जब उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, और अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उससे रिटर्न ऑन इक्विटी भी पॉजिटिवली इंपैक्ट होगा। दूसरा है एसेट यूज एफिशिएंसी, जो कि रिटर्न ऑन एसेट से मेजर किया गया है। अगर एक कंपनी अपने एसेट्स को ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से यूज करके उससे ज्यादा सेल्स जनरेट कर रही है तो उसे ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा। और तीसरा है फाइनेंशियल लेवरेज। अगर कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा डेट होगी, मतलब कंपनी ने अगर ज्यादा कर्ज ले रखा होगा तो उसे उस पैसे पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इससे उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी जिस कॉस्ट पर उसे वो पैसा मिला है, वो बढ़ेगा
जिससे रिटर्न ऑन इक्विटी कम होता है। यानी अगर किसी कंपनी के ऊपर डेट कम है, मतलब कर्ज कम है, तो इसका मतलब है कि उसका जो एसेट बाय शेयर होल्डर्स है वो बढ़ेगा, और अगर वो बढ़ेगा तो इससे भी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा। यानी रिटर्न ऑन इक्विटी नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स और फाइनेंशियल लेवरेज से डायरेक्टली रिलेटेड है। इसलिए अगर इनमें से कोई भी बढ़ेगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा, और अगर कोई भी घटेगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी घटेगा। तो अब आपको थ्योरी तो समझ आ गई है, तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और उससे रिटर्न ऑन इक्विटी का 2 पॉइंट एनालिसिस करते हैं। मान लेते हैं कि आप एक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जिसके लिए आपको एक 50,000 रुपए वाले लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, बट आपके पास 25,000 रुपए ही हैं, तो आप 25,000 रुपए अप फ्रंट पे कर देते हैं और बाकी के जो 25,000 है उसकी आप EMI करवा देते हैं। हम मान लेते हैं कि इस बिजनेस से आप एक साल में 60,000 का रेवेन्यू कमा लेते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन में एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें इन फिगर्स का यूज करके हमने रेशियोज को कैलकुलेट किया है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला आपको पता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो इस बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 60,000 माइनस 50,000 यानी 10,000 रुपए। तो अगर 10,000 को 60,000 जो कि टोटल सेल्स हैं उससे डिवाइड कर दें, और क्योंकि हमें ये नंबर परसेंट की टर्म्स में चाहिए इसलिए अगर इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये निकल कर आता है 16.7%। यानी इस बिजनेस का नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.7% निकल कर आता है। अब इसका रिटर्न ऑन एसेट्स देखें तो रिटर्न ऑन एसेट्स निकालने के लिए हमें सेल्स को एसेट से डिवाइड करना होता है, तो वो निकल कर आता है 60,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इज इक्वल टू 1.2। और अगर फाइनेंशियल लेवरेज निकालें तो इसके लिए एसेट्स को इक्विटी से डिवाइड करना होता है। एसेट 50,000 रुपए की है जो कि लैपटॉप है, और इक्विटी है 25,000 रुपए, क्योंकि 25,000 रुपए जो है एक्स्ट्रा वाले वो लोन से आए हैं, तो इक्विटी यहाँ पे 25,000 ही है। तो फाइनेंशियल लेवरेज निकल कर आता है 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इज इक्वल टू 2। अब रिटर्न ऑन इक्विटी के न्यू फॉर्मूला के हिसाब से अगर हमें रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 16.7% मल्टीप्लाई विद 1.2 मल्टीप्लाई विद 2, तो ये निकल कर आता है 40.8%। तो मान लेते हैं कि पहले साल में आप जो बिजनेस करते हैं वो अच्छा चलता है और आप अच्छा बिजनेस भी कर लेते हो, जिससे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 40.8% का निकल कर आता है। अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्योंकि आप अच्छा काम करते हो इसलिए आपको फॉरेन के क्लाइंट्स भी मिलने लगते हैं और आपका रेवेन्यू 10% बढ़कर 66,000 पर पहुंच जाता है। तो अब अगर सेम इसी तरीके से बिजनेस फिगर्स निकालें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है 66,000 माइनस 50,000। इससे हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा डिवाइडेड बाय 66,000 और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंट की टर्म्स में चाहिए तो ये निकल कर आता है 26.7%। और रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए 66,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इज इक्वल टू 1.32, और फाइनेंशियल लेवरेज 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इज इक्वल टू 2। तो इस हिसाब से अगर रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करें तो 26.7 मल्टीप्लाई विद 1.32 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 70.4%। यानी जैसे ही फॉरेन क्लाइंट्स मिलने से आपका रेवेन्यू 10% बढ़ा, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 30% बढ़ गया। और इस रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाने में सबसे मेन कंट्रीब्यूटर रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन। और आप देख सकते हैं कि मार्जिन भी आपके बिजनेस में सिर्फ 10% ही बढ़ा था, लेकिन वो रिटर्न ऑन इक्विटी में ऑलमोस्ट 25% का इंप्रूवमेंट दे गया। यानी आपके बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे से प्ले आउट हो रहा है। वैसे ऑपरेटिंग लेवरेज का जो कंसेप्ट है ये हमने आपको कुछ क्लास पहले ही समझाया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब सेम इसी एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन बढ़ने से ग्लोबल स्लोडाउन आ जाता है और आपका काम भी अच्छा नहीं चलता और आपको बस 55,000 रुपीज का ही बिजनेस मिला, यानी आपकी सेल्स 16.7% डाउन हो गई। तो इस केस में अगर इन नंबर्स को दोबारा कैलकुलेट करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 55,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 50,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10% निकल कर आएगा। रिटर्न ऑन एसेट्स क्योंकि 55,000 की सेल्स हुई है और डिवाइडेड बाय 50,000 इज इक्वल टू 1.1, और फाइनेंशियल लेवरेज 55,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इज इक्वल टू 2। और इस केस में आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 10 मल्टीप्लाई विद 1.1 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 22% निकल कर आएगा। यानी आपकी सेल्स 16.7% गिरी और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 70% से गिरकर 22% पर आ गया है, और इसका रीजन हम सबको नेट प्रॉफिट मार्जिन में कमी आना दिख रहा है। तो दोस्तों
इस तरीके से दो पॉइंट एनालिसिस किया जाता है। अब ये तो हमने आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर समझाया था। तो अब शेयर मार्केट की कुछ लिस्टेड कंपनीज का दो पॉइंट एनालिसिस करके देखते हैं। पहले हम एक सरकारी कंपनी NMDC का दो पॉइंट एनालिसिस करेंगे। ये कंपनी माइनिंग का बिजनेस करती है। तो अभी आपको स्क्रीन में NMDC की डिटेल्स दिख रही हैं। NMDC या किसी भी स्टॉक की सारी डिटेल्स आप स्क्रीनर की वेबसाइट पे देख सकते हैं और फाइनेंशियल लेवरेज का जो नंबर है वो ऐड रेशियोज वाला जो ऑप्शन है वहां पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। तो स्क्रीन में जो टेबल आपको दिखाई दे रही है उसमें आप देख सकते हैं कि NMDC के प्रॉफिट मार्जिन बहुत ड्रास्टिकली चेंज होते हैं, जिसके पीछे का रीजन है कि NMDC का जो बिजनेस है वो एक साइक्लिकल बिजनेस है। तो इसके दो पॉइंट एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2022 में NMDC का रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा था। तो इसका रीजन है एसेट्स का बेटर यूटिलाइजेशन, जबकि इसी सेम टाइम पीरियड में इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन घटा था। और फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 में तो इसका प्रॉफिट मार्जिन और इसका रिटर्न ऑन एसेट्स घटने के कारण इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल आधा हो गया है। अब देखो, नेट प्रॉफिट मार्जिन दो कारण से कम हो सकता है। पहला, अगर कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो कम हो, और दूसरा, अगर कंपनी की सेल्स घट रही है। तो अगर कंपनी मार्जिन कम करके सेल्स ज्यादा कर रही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कंपनी का मार्जिन कम डिमांड कम होने की वजह से हो रहा है, या ज्यादा कंपटीशन बढ़ने की वजह से घट रहा है, या कंपनी का मार्जिन ज्यादा डिमांड बढ़ने की वजह से घट रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, रिटर्न ऑन एसेट्स तब घट सकता है जब कंपनी की सेल्स कम हो रही हो या एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई हो। तो अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ने की वजह से रिटर्न ऑन एसेट कम हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सेल्स कम होने की वजह से रिटर्न ऑन एसेट्स घट रहा है तो ये एक प्रॉब्लम है। और NMDC के केस में आप स्क्रीनर में जाके अगर पिछले एक साल की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो -29% है, जो कि डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है। ध्यान रखें कि जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं ये तब के हिसाब से डेटा है, तो जब आप देखेंगे तब तक हो सकता है कि ये डेटा चेंज हो गया हो। तो अब हमने NMDC का दो पॉइंट एनालिसिस कर लिया है। तो सेम इसी तरीके से दो FMCG कंपनीज के बीच में भी रिटर्न ऑन इक्विटी का दो पॉइंट एनालिसिस करके देखेंगे कि बिजनेस ऑपरेशंस वाइज कौन सी FMCG कंपनी ज्यादा बेटर है। क्लियर कर दूं कि ये सब हम आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहे हैं, तो ये कोई भी एडवाइस नहीं है। तो जिन दो कंपनीज का हम दो पॉइंट करने जा रहे हैं वो है HUL और नेस्ले। तो अगर हम दोनों स्टॉक्स का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो HUL का रिटर्न ऑन इक्विटी 18.9% है, वहीं नेस्ले का रिटर्न ऑन इक्विटी 103.6% है। यानी नेस्ले का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर से 5 गुना ज्यादा है। और अगर इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को ब्रेक डाउन करके देखें तो HUL का NPM यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन नेस्ले से ज्यादा है, यानी NPM के मामले में HUL नेस्ले से आगे है। लेकिन क्योंकि नेस्ले का रिटर्न ऑन एसेट्स और फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा है, इवन आप देख सकते हैं कि नेस्ले का रिटर्न ऑन एसेट्स HUL के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है और उसका फाइनेंशियल लेवरेज भी HUL से 2.5 गुना ज्यादा है। और यही दो फील्ड में नेस्ले HUL से आगे निकल जाता है और इस वजह से उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज्यादा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप दो पॉइंट एनालिसिस करके स्टॉक के रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा या कम होने का रीजन पता कर सकते हैं और एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। तो जब भी आपको किन्हीं दो स्टॉक में कंपैरिजन करना होगा तब आप दो पॉइंट एनालिसिस जरूर करके देखें। लेकिन अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि आपको सेम कैटेगरी के स्टॉक्स को ही हमेशा कंपेयर करना होता है। IT के स्टॉक को FMCG सेक्टर के स्टॉक से कंपेयर मत करना। वैसे इस तरीके का इन डेप्थ एनालिसिस आपको बहुत कम कोर्स में ही देखने को मिलेगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप कोई ऐसी कंपनी ढूंढना चाहते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके पैसे को